हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो भाई जैसे कि रियल टॉक पे आपको बहुत ही ज़्यादा तरह तरह के ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट सुनने को मिलते हैं। मुश्किल से हम अच्छे अच्छे गेस्ट आप लोग के लिए लेकर आते हैं, बहुत ही क्लैरिटी और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वाले पॉडकास्ट आप लोग के लिए लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ईशा गोयल मैम। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु के बारे में, और इंटीरियर वास्तु क्या होता है वो भी आज एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मैम के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैम के साथ लिंक्ड है सिंस सो मैनी ईयर्स, कि मैम का शिव जी के साथ एक अलग रिलेशन है। मैम एसोसिएटेड है शिव जी भगवान के साथ, किस तरीके से वो आज हम मैम से जानेंगे। तो मैम स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू दीपक, थैंक यू शुभम एंड पीयूष। थैंक यू सो मच मैम, आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आए हो। बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत टाइम से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे पर बहुत टाइम लगा आपकी अवेलेबिलिटी मिलने में, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये एक्चुअली सब चीज़ें डेस्टिनी पे हैं। अभी आपने बात की शिव जी की, तो जब वो चाहेंगे तभी चीज़ें होंगी। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि जो ऑकल्ट साइंस का जो प्रोफेशन होता है इसमें बंदा खुद नहीं चूज़ करता है, एक एनर्जी और एक चीज़ होती है जो आपको इसके अंदर चूज़ करती है, पिक करती है कि हाँ यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। तो आप कैसे आए और कैसे ये लिंक है शिव जी का जो आप कहते हैं, तो वो बताइए। इसको बताने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगी। जो शिव जी की जो एनर्जी है ना, दैट आई कैन फील, मुझे इंट्यूशंस होती हैं। क्योंकि क्या है, जब भी ये ओकल्ट साइंस की आप बात करते हो ना, तो ओकल्ट साइंस एक ऐसा साइंस है कि आप हर एक कोई नहीं कर सकता। देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, यार आजकल तो बहुत सारे फील्ड्स आ गए कि कुछ भी ऑप्ट कर लेगा। कोई भी पेरेंट्स नहीं कहते कि भाई मेरा बच्चा एस्ट्रो में जाएगा या वो वास्तु में जाएगा। आजकल तो फिर भी थोड़े कीन हो गए क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आने लगा। बट क्या होता है, ये फील्ड्स ना आप चुनते नहीं हो, ये फील्ड्स आपको खुद चुन लेती हैं। क्योंकि एक वो जो सुपर नेचुरल पावर है ना, वो चीज़ आपको खुद चुनती है। इंट्यूशंस आपकी उस तरह से हो जाती हैं और आप खुद एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हो। तो जब ये खुद चुनती है, तो आप जब इस फील्ड के लिए ही बने हो और आप इसी फील्ड में आपको काम करना है, तो वो एक बिना इंट्यूशन के आप कर नहीं सकते। अब इसका मेरा एग्जाम्पल, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं हूँ इंटीरियर बैकग्राउंड से, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया, आर्किटेक्चर का मेरा बैकग्राउंड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तु में जाऊँगी और मैं इंटीरियर को साइड में लेके चलूँगी और एक इंटीरियर वास्तु एक नया लेके आऊँगी। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये एक वो जो पावर ने मुझे चुना उस चीज़ के लिए कि आप वो एक वास्तु की तरफ मैं इंक्लाइन होती चली गई। मैं थी शुरू से ही बहुत लॉजिक पर्सन, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे सब साइंटिफिक और लॉजिकल समझ में आता है। मुझे ऐसा कुछ भी किसी ने बोल दिया वो मुझे समझ नहीं आता। तो जब वो मैंने लॉजिक्स और वो मैंने साइंस सारा का सारा वास्तु में देखा, तब मैंने उस चीज़ को ऑप्ट किया। उसके बाद मैं उसमें आगे पढ़ती चली गई। मैंने वास्तु से एस्ट्रो वास्तु की तरफ चली गई। एस्ट्रो वास्तु के साथ मैंने एस्ट्रो तो सीखा ही सीखा, तो साथ में फिर मैंने दोनों को क्लब किया। जब दोनों को क्लब किया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। साथ में मैंने न्यूमरो भी पढ़ा क्योंकि थोड़ा थोड़ा नंबर्स का भी खेल होता है। मगर मैं ये कहती हूँ कि ओकल्ट साइंस एक मिला जुला साइंस है। आप एस्ट्रो के साथ वास्तु नहीं छोड़ सकते, वास्तु के साथ एस्ट्रो नहीं छोड़ सकते, दोनों हैं साथ में। आप नंबर से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, तो ये साथ में काम कर रहा है। और वास्तु को करने के लिए आपकी आर्किटेक्चर और इंटीरियर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोगों के वास्तु आप अच्छे करने की बजाय उनके वास्तु आप खराब कर दोगे। वो घर इतने खराब हो जाएंगे कि वो इंसान वहाँ कंफर्टेबल रहने की बजाय नेगेटिव फील करना शुरू कर देगा। मैं भी जनरली हो रहा है आजकल की लोगों को गलत रिकमेंडेशंस दे के फिर उनके साथ उल्टा ही हो रहा है, तो ये बड़ी बेकार बात है जो हो रही है। मैं वही कह रही हूँ ना कि साइंटिफिक चलो, आप पहले बेसिक्स पकड़ो। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स आपका, अगर आप वास्तु कर रहे हो, जब अगर हम बात वास्तु की कर रहे हैं, तो बेसिक है उसका आर्किटेक्चर। आपको अगर आर्किटेक्चर की ही नॉलेज नहीं है तो आप वास्तु कैसे करोगे? एक मैं बहुत सारी साइट्स पे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के साथ काम करती हूँ, तो इट्स मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब वास्तु करने जा रहे हो, तो एक आपको जब आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है, एक लेआउट आपको पढ़ना नहीं आता, तो आप कहीं भी कुछ भी कि भाई मेरे को तो किचन मेरी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, आप उठा के यहाँ से किचन आपकी नॉर्थ में है, आप साउथ ईस्ट में लेके जाओ। अब आप ये देखो कि वो जब किचन बनी है तो किचन के साथ शाफ्ट भी होगी, किचन के साथ पाइपलाइंस भी होंगी, वो पाइपलाइंस भी कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर रही होंगी, तो वो कैसे उठा के ले जाना साउथ ईस्ट में पॉसिबल है? तो दैट इज द बैलेंसिंग। वो बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है। चीज़ें अगर ज़्यादा वर्स्ट हैं, जैसे मैंने नॉर्थ का आपको एग्जाम्पल दे दिया, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट हम लोग रिकमेंड नहीं करते नॉर्मली। तो आप जब किचन नॉर्थ की बात करते हो, तो वो या तो आप उसको बंद करोगे या आप उसको बैलेंस करोगे, बट उसको ट्रैवल करा के लेके जाना साउथ ईस्ट में, दैट इज नॉट पॉसिबल।
सेम आपका वॉशरूम्स में भी है कि आप यहाँ से वॉशरूम उठा के वहाँ बना लो। तो वो कहना, हवा में कहना, कई जगह ऐसा हुआ मेरी साइट्स पे कि कुछ वास्तु वाले जो उन्होंने मुझसे पहले विजिट किया है कि आपको तो यहाँ गड्ढा खोदना ही है, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है या वो नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, गड्ढा खोदना, हाउ इज इट पॉसिबल? वहाँ हम नहीं खोद सकते, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ लाइंस वहाँ से जा रही हैं तो हमें उनको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या नॉलेज काम आ रही है? वहाँ नॉलेज काम आ रही है आपकी आर्किटेक्चर की। आपको अगर एक लेआउट ढंग से पढ़ना आता है, आज मेरे साथ अगर एक आर्किटेक्ट कंफर्टेबली काम कर रहा है तो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करती हूँ। मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं बांटती हूँ उसको कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से उठाओ ये कर दो, वो मेरे आगे हाथ जोड़ देगा कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। और ये नॉर्मली मार्केट में हो रहा है। आर्किटेक्ट्स वास्तु वालों के साथ काम नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता है कि जब किसी भी साइट पे एक वास्तु वाला इन्वॉल्व होने वाला है तो कहते हैं भाई मैं काम नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। तो वो एक कंफर्ट लेवल बनाने के लिए मैं ये कहती हूँ, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में एंटर हो रहे हो, वास्तु की फील्ड में स्पेशली अगर आप एंटर हो रहे हो, तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास आर्किटेक्चर और इंटीरियर की होनी चाहिए। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं, आर्किटेक्चर की तो मैंने बात की। अब इंटीरियर का क्या रोल है इसमें? इंटीरियर का रोल आता है तब जब हम देते हैं क्लाइंट को रेमेडीज। अब पूरा घर है, पूरा घर में तो मैं कहीं नहीं बोलूँगी कि यहाँ नीला रंग कर लो, यहाँ हरा कर लो। आप अभी तक इतना ज्ञान है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, आपको हर एक को पता है कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर होता है। बट क्या ये पॉसिबल है? एक घर को क्या हम इतना अतरंगी बना सकते हैं? क्या उस घर में रह के आप कंफर्टेबल रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है कि हम सारी जो वॉल्स हैं उन पे क्रीम कलर कराते हैं, वाइट में पिंच ऑफ येलो। क्यों? क्योंकि एक जो व्हाइट कलर है दैट इज चंद्रमा, येलो इज जुपिटर। तो वो दोनों जब मिल जाते हैं तो घर में एक पॉजिटिविटी रन करती है। तो हमने एक हल्का सा क्रीम कलर का बेस पूरे घर में कराया। उसके बाद मुझे जो भी डायरेक्शन एक्टिवेट करनी है उससे रिलेटेड कलर्स, आप उसको किसी रग्स के थ्रू ले सकते हो, आप कर्टन्स में ले सकते हो, आप आर्ट इफेक्ट्स में ले सकते हो, कुशंस में ले सकते हो, आप लाइट्स में, लैंप्स में ले सकते हो, पेंटिंग्स में ले सकते हो। तो दैट इज इंटीरियर वास्तु। तो वो आपका इंटीरियर इन्हांस हो रहा है। भाई जब मैं अच्छे कपड़े पहन के अच्छा दिखना चाहती हूँ तो मेरा घर क्यों खराब दिखेगा? मैं अगर उस घर में पूरा दिन थकने के बाद घर में जाऊं और वो घर मुझे सुंदर ना दिखे, मैं वहाँ जाके कंफर्टेबल ना फील करूं, तो फिर मेरा वास्तु चाहे कितना भी अच्छा कर लिया हो, मैं उस घर में नेगेटिव ही फील करूंगी। और ऐसे घरों में मैं आपको दिखा सकती हूँ एग्जाम्पल कि वहाँ के जब मैं ऑरा स्कैनर से आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ तो एनर्जीज भी वीक आती हैं। तो उसको ब्यूटीफाई करना है, आप जहाँ भी बैठो। अब इसमें एग्जाम्पल ले लो आप, अगर साउथ ईस्ट को ही मुझे ब्यूटीफाई करना है तो मैं किसी को ये तो नहीं कह सकती कि आप रेड फैमिली लगा लो इस कमरे में। भाई आपको फायर एलिमेंट ऐड करना है, आपकी किचन तो साउथ ईस्ट में है नहीं, आप बैलेंस करो इसको रेड कलर से, क्योंकि फायर एलिमेंट वीक हो गया। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर में। तो वो आपका जब फायर एलिमेंट वीक हो गया तो मैं बोलूँगी इस रूम में आप थोड़ा सा बैलेंसिंग करो रेड कलर के साथ। वो कैसे करोगे आप? आपको कौन सा कलर रेड का शेड पसंद है? ब्लड रेड तो नहीं चाहिए, कोई भी कलर और आप ले सकते हो रेड फैमिली में। उस कलर के आप कुशन्स ऐड कर लो, उस कलर का आपका कारपेट हो सकता है, उस कलर के आपके लैम्प्स हो सकते हैं, लाइट्स हो सकती हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो सकते हैं। और उस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक पेंटिंग हो सकती है। और दूसरी चीज़, उस घर में लोग क्या चाहते हैं। जैसे मैं कहीं भी विजिट कर रही हूँ, किसी का कंसर्न है हेल्थ, किसी का कंसर्न है पैसा। हालांकि बहुत कम लोगों का कंसर्न है हेल्थ, बीमारी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी लोग क्या कहते हैं, हेल्थ तो हम देख ही लेंगे, पैसा आते रहना चाहिए। बट अभी मुझे रिसेंटली एक क्लाइंट मिले, यहीं आपके मैंने विज़िट किया था साउथ दिल्ली में। तो मैंने उनका पूरा घर विज़िट किया, सब कुछ था उनका, मेरा किसी रेफरेंस के थ्रू ही मेरे पास आए थे। ही सेड ईशा मुझे सिर्फ मेरी हेल्थ में मेरा कंसर्न है। उनका एनएनई का टॉयलेट था। मैंने उनको वही बोला कि आपका हेल्थ का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगा। उनकी पथरी भी वीक थी, जैसे मैंने बोला दोनों चीज़ें साथ में क्लब करके ही काम होते हैं। तो वो जब मैंने देखा तो वो चीज़ वहीं से पता लग गया कि हेल्थ तो यहाँ से ही आपकी आ रही है। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। तो इस तरह से हम एस्ट्रो को, आपके वास्तु को, आपके इंटीरियर को और सबसे पहले आपके आर्किटेक्चर को पढ़ना, ये सारी चीज़ें साथ साथ काम कर रही हैं। आप वास्तु और एस्ट्रो तो साथ में समझ रहे हो, मगर वास्तु को समझने के लिए क्या आपने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है? नहीं की है। आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट कह रहा है। आप वास्तु एक्सपर्ट तो बन गए, बहुत अच्छी बात है, इतना ज्ञान है, लोग पढ़ पढ़ के भी वो ज्ञान ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ सही ऑप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, कुछ गलत ऑप्ट कर रहे हैं। कर लिया आपने, मगर क्या आपको उसके बेसिक्स पता है? नहीं पता।
तो बेसिक्स पहले सीख लो, फिर उसके बाद आप इसमें काम करो। मैम आप इतने साल से काम कर रहे हो तो और ये बहुत अच्छी बात है कि आप आर्किटेक्ट के साथ कोलैब करके ही एक अच्छा वास्तु वाला घर बनाते हैं, बट हम वो वाली बात हमारी रह गई है जो आपने बताया इनिशियली कि आप कैसे कनेक्टेड हैं शिव जी से और इस प्रोफेशन में आने के लिए यू आर द चोजन वन, और कैसे वो चीज़ स्टार्ट हुई, थोड़ा बताइए, थोड़ा डीप में अगर हम हाँ, बात मैं कर इसको सकते हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताती हूँ मैं कैसे कनेक्टेड हूँ शिव जी से। मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी, मेरे पेरेंट्स का प्यार मैंने कभी देखा नहीं, तो मेरा बचपन से ही ऐसा था कि मैं पेरेंट्स के प्यार के लिए बहुत तरसती थी कि मेरे पेरेंट्स होते तो ऐसा होता। मैं सबके देखती थी, इनके भी हैं, इनके भी हैं, सबके हैं, मगर जो जिनके पास मैं रही उनसे मुझे वो होता है, एक पेरेंट्स का प्यार होता है, एक किसी ने अडॉप्ट कर लिया, वो आपको नहीं मिल पाता। तो वो उस चीज़ के लिए जब मैं, और मुझे आसपास वाले लोग पूछते थे कि तुम इन्हें मम्मी तो बोलती हो बट ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, तो एक छोटे से बच्चे के मन पे वो बहुत बड़ा बोझ था। तो वो सारी चीज़ें मैं क्या करती थी उस टाइम पे, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैंने शिव जी को देख के मुझे एक वो कनेक्टिविटी उस टाइम भी फील होती थी, और आज भी मैं जब भी सुबह उठती हूँ मेरे नाम पे ओम नमः शिवाय होता है। अब मैं किसी साइट पे जाती हूँ ओम नमः शिवाय होता है, मैं ऑफिस में एंटर करती हूँ ओम नमः शिवाय होता है। वो हमेशा उनकी पावर मेरे साथ रहती है। तो मैंने उनके आगे फिर मैंने उनको अपना दोस्त भी बना लिया, मैंने उनको अपने माँ बाप भी बना लिया, मैंने उनको अपना सब कुछ, मतलब मेरा आप भाई बहन सब हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई फैमिली थी ही नहीं, तो आई वॉज मिसिंग दैम। तो मेरे को नहीं पता कौन है, तो मैंने उनको, शिव जी को ही अपने सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें जो भी मेरी लाइफ में चल रही थी वो मैं सब उनको बताती थी। और बचपन से ही मैंने उनके व्रत वगैरह करने शुरू कर दिए। सावन के सोमवार में एक छोटा सा बच्चा बिना नंगे पैर, मैं हर पूरे सावन के सोमवार छोड़ दीजिए, पूरे सावन मंदिर जाती थी। वो तब से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। 16 सोमवार हो गए, आपकी जो भी शिव जी से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं। मेरे को अगर लाइफ पार्टनर मिला तो वो मेरी एक जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मेरा जो शादी के पहले का जो था दैट वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। वो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि शायद कोई अपने बचपन में नहीं देखता है। तो वो आपको कभी आपको खाना भी नहीं मिलता है, आपको मार भी पड़ रही है, आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो जो कहते हैं ना कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड वाला जो जीवन होता है ख़राब, वो मैंने देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे भी आई कमिटेड सुसाइड। ये मैंने, मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी उस जीवन से कि ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। वो तब उन्होंने मुझे बचा लिया। उस टाइम जब मैं वो अलग ही वर्ड में थी, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या है, तब एक पावर ने आके मुझे ये चीज़ बोली कि तू क्यों परेशान होती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तब से मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद मेरी शादी हुई, बहुत अच्छा मुझे जीवन साथी मिला जो भी आज भी मेरे लिए इतना सपोर्टिव है। बीइंग अ लेडी काम करना इट्स नॉट ईजी जब तक आपका हस्बैंड सपोर्टिव ना हो। वो इतना एक वो फेथ, वो एक सपोर्ट, वो सब मेरा वहाँ से आता है। तो वो उनके रूप में एक तो मुझे मिला। दूसरा, उसके बाद भी मैंने वो छोड़ा नहीं। उसके बाद जब मेरे बच्चे हुए, मेरा बड़े बेटे के टाइम पे, उसके होने से पहले बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। जब वो होने वाला था तो मैं उस टाइम भी पूरा महीने, मतलब जब तक वो हुआ तब तक मैं एवरी डे आई वॉज गोइंग टू द टेम्पल। और वो जब हुआ तो वो देखने लायक चीज़ क्या है कि वो पूरा का पूरा शिव जी का ही रूप है मेरे लाइफ में। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। वो मेरा बच्चा इतना, आज भी मैं उसको बोलती हूँ कि तुम तो बिल्कुल ही उन्हीं की तरह भोला, सब कुछ, उसका रूप देख लो, उसका रंग ढंग देख लो, वो जब पैदा हुआ माथे पे उसके त्रिशूल का निशान देख लो, वो सारी चीज़ें वो मैंने अपने लाइफ में देखी जी। इतना सब कुछ है। छोटा वाला भी जब हुआ उसके टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब इतना कुछ सहा, मगर ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़ के मुझे हर जगह से निकाल लिया। वो शिव जी की पावर। और मैं आज अगर आप कभी मेरे ऑफिस आओ तो आपको मेरे ऑफिस में कैलाश पर्वत भी मिलेगा, आपको मेरे ऑफिस में भोलेनाथ की एक बहुत अच्छी सी छवि भी मिलेगी। तो वो मेरी लाइफ का, मेरे हर चीज़ का पार्ट है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, शिव भक्ति नहीं छोड़ सकती। उनका साथ ना कभी उन्होंने मेरा छोड़ा, ना मैं कभी उनकी भक्ति करना छोड़ूंगी। तो वो है मेरी स्टोरी। आप इतने बड़े शिव जी के भक्त हैं और आप ऑकल्ट साइंस में भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे घर में लोग शिवलिंग रख लेते हैं, तो क्या वो सही है? अब जब हम शिव जी की बात कर रहे हैं ना, तो शिव जी को समझना पहले ज़रूरी है। अगर आप शिवलिंग की बात कर रहे हो तो शिव जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो साकार रूप में भी पूजे जाते हैं और निराकार रूप में भी पूजे जाते हैं। और किसी भगवान का कोई लिंग पूजा आपकी नहीं होती है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, जिसमें भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप जब बात करते हो एक शिवलिंग की, तो वो ऐसी ऊर्जा का पिंड है, वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इसकी पूरी स्टोरी है।
अगर आप इसकी आपने शायद सुनी हो कि वो विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की स्टोरी, वो और छोर नाप नहीं पाए थे उस पिंड का, ठीक है। तो वो जब एक वो छोटे पिंड में आए और वो जो निराकार रूप हुआ वो शिवलिंग का रूप हुआ, तो उसकी ऊर्जा आप समझो, जिसका ना ओर है ना छोर, उसकी ऊर्जा आप क्या सूर्य की ऊर्जा मानते हो कि कितने सूर्य लगेंगे तब वो ऊर्जा जो एक शिव जी की ऊर्जा है वो तब भी आप नहीं मैच कर पाओगे। तो क्या वो ऊर्जा आप अपने घर में आप उस ऊर्जा को संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। तो वो शिवलिंग, चाहे वो छोटे से शिवलिंग हो चाहे वो बड़े शिवलिंग हो, उनकी सेवा, उनकी ऊर्जा को संभालना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग घर में नहीं कर सकते। आप मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा एक जल धारा हमेशा उनके ऊपर चलती रहती है ना। तो वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि वो एक जल धारा हमेशा ज़रूरी है। तो घर में शिवलिंग रखने के नियम इतने ज़्यादा हैं कि वो हम जैसे इंसान उस चीज़ को कर नहीं सकते, तो इसलिए घर में रखना उसको अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, शिव जी कभी किसी घर में नहीं रहे, उनका अपना खुद का घर कभी था नहीं। रावण ने उनके लिए घर बनाया, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। उनके खुद के ससुर ने बोला कि अब घर में रहना चाहिए, तो वो भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो वो तो कैलाश पर्वत पे रहते थे, कभी किसी घर में किसी शेड में भी नहीं रहे। आप उन्हें अपने घर में लाके कैसे रखोगे? आपके घर में कितने सारे कर्म कांड करते हो आप लोग। आप गृहस्थ भी हो, आप घर में हर तरह का खाना भी खा रहे हो, आप लहसुन प्याज भी खा रहे हो, नॉनवेज भी खा रहे हो, ड्रिंक्स भी कर रहे हो, फिर कहते हो कि हम शिवलिंग की पूजा घर में करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती। आपको शिवलिंग की पूजा करनी है तो आप कुएं को प्यासे के पास क्यों लेके आ रहे हो? आप जाओ ना कुएं के पास, आप मंदिर में जाओ ना। आपको पूजा करने का इतना है कि मुझे रोज शिव साधना करनी है, मुझे शिव जी को रोज जल चढ़ाना है, आप जाइए मंदिर, जल चढ़ाइए। आप अपने काम पे जाने से पहले जल चढ़ा के जाइए। तो वो एक तरीका है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप मंदिर में भी देखोगे तो शिवलिंग सबसे अलग, उनका वो अपने परिवार के साथ उनका एक अपना जो बनाया हुआ होता है स्थान, वो अलग होता है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, शिव जी की पूजा करनी है, थोड़ी मेहनत करो। इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मैं घर में ही लाके रख लूँ, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कोई शिवलिंग घर में रख रहा है, तो कोई लड्डू गोपाल जी घर में रख रहा है, तो कुछ जाना कोई नहीं चाहता। सबको चाहिए कि सब कुछ मेरे घर में मेरे पास ही आ जाए। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ज़रूरी है। कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बट मैम मूर्ति तो रख सकते हैं लोग, मूर्ति रख सकते हैं। मूर्ति जो होती है, मूर्ति की जब हम बात करते हैं ना पीयूष, तो वो हमारा होता है पाम। आप इस चीज़ को समझ लो कि हमारे पाम से बड़ी हुई जो मूर्ति होती है वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। वो फिर जब प्राण प्रतिष्ठा आप घर में तो कर नहीं सकते, घर में अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो जैसे मंदिर में सेवा होती है वैसी सेवा आपको घर में करनी पड़ेगी। आप उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते घर में अकेले, तो वो नहीं करना। आप सबसे अच्छा होता है आप फोटो पूजा करो। फोटो आप शिव जी की लगाओ, शिव परिवार के लगाओ। शिव परिवार की आप फोटो घर में लगाते हो, आप लोगों के रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। शिव परिवार हो गया, राम परिवार हो गया, ये फोटोज़ आप एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है इनसे। आपको मूर्ति लगानी है, आपको मूर्ति लगाने का शौक है, आप पाम से छोटी लगाइए। अगर आप बड़ी मूर्तियाँ लगा रहे हो तो आप अपने घर में प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट कर रहे हो। क्यों? आप उनकी सेवा तो उतनी कर नहीं पा रहे। भगवान को ले तो आए आप, फिर वो भगवान का अपमान है। मैम जैसे आपने कहा कि शिवलिंग को घर पे रखने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे अगर हमारे व्यूअर्स के घर में शिवलिंग अभी हैं और वो इतने ज़्यादा भक्ति में लीन रहते हैं उनके, तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए कि भाई वो शिवलिंग को अपने घर से हटाएं। तो कुछ अगर नियम कानून आप बता सकते हो? हाँ, देखो जिनके घर में रखे होते हैं ना दीपक, मैं पूछती हूँ कब से रखे हुए हैं आपने, जो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं ना, तो वो भी वहाँ पर एक जगह स्थापित हो जाती है भगवान की, वो भी विद्यमान हो जाते हैं और आपकी भी आस्था उनके साथ जुड़ जाती है। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि आप हटाओ। तो आप उसमें जो नियम जो होते हैं, नियम तो सबसे पहले तो शिवलिंग के ऊपर एक जलधारा होनी बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग अगर आप स्थापित कर रहे हो तो शिव परिवार पूरा साथ में होना चाहिए, नंदी जी के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शिवलिंग आप जितने छोटे से छोटा रखोगे वो अच्छी बात है, बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना है। एक जलधारा उनके ऊपर हमेशा चलती रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है उसका प्रोविज़न आप करा लो। जो दूसरी चीज़ है, आपके घर में खान पान क्या है। नॉनवेज आप घर में नहीं बना सकते, आप घर में ड्रिंक्स नहीं कर सकते, आप लहसुन प्याज घर में नहीं बना सकते। फिर आपने घर को घर नहीं, आपने घर को मंदिर बना लिया, तो वो मंदिर वाला जो नियम कायदे होते हैं ना, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो रखो तो नियम पालन करो। एक आप रुद्राक्ष की माला भी पहन रहे हो तो उसके भी अपने नियम हैं। तो भाई शिव साधना में आपको जाना है, शिव पूजा में जाना है, तो नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे, ज़रूरी है।
सही बात है मैम। थोड़ी वास्तु पे वापस आते हैं। आप हम बता रहे थे कि आर्किटेक्ट्स और वास्तु कंसल्टेंट आपस में काम नहीं करते, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेजरली। एक तो लॉजिक वाली बात है, दूसरा आप कैसे ब्लेंड कर रहे हो चीज़ें। अगर आप वे आउट भी निकाल रहे हो, जैसे आप कह रहे थे कि अगर किचन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किचन वहीं आ रही है जहाँ उसकी सही डायरेक्शन नहीं है, तो आप उसे ट्रीट कैसे कर रहे हो, कैसे दोनों एक सोल्यूशन पे आते हो? हाँ, ये होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो क्यों साथ में काम नहीं कर पाते, क्योंकि एक वास्तु वाला भी एडमेंट होता है और आर्किटेक्ट्स क्या है, उसको अपने क्लाइंट को एक बहुत अच्छा लेआउट निकाल के देना है, ठीक है। अब एक वो लेआउट पे बात करने बैठा, 4 बेडरूम का लेआउट चाहिए, एक आपके साथ में एक वास्तु कंसल्टेंट बैठ गए, उन्होंने साथ में उस ऐसे ऐसे नक्शे बनाए कि वो 4 का 3 बेडरूम मिला और वो जो लेआउट था वो इतना ख़राब हो चुका कि अब वो परेशान है, लेने वाला भी और बनाने वाला, कि ये आखिर बन क्या गया, ठीक है ना। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो कई मेरे ऐसे कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने इनिशियली मेरे को वेलकम नहीं किया और आज मेरे साथ वो इतने कंफर्टेबल हैं कि वो मुझे जगह 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 वो रिफ़र करते हैं कि काम करना है सही तरीके से तो इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। तो होता क्या है कि अब आधी अधूरी नॉलेज के साथ एक वास्तु वाले बैठ तो गए साथ में, मगर वो आर्किटेक्ट के हाथ बन गए और जो सामने जो क्लाइंट है जिसका इतना पैसा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा लगेगा तो उसे भी प्रॉपर चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो चीज़ भी उसको प्रॉपर नहीं मिल नहीं पा रही। तो ये जब चीज़ें नहीं होती ना, तब होता है परेशान, तब होता है वो आर्किटेक्ट तो या तो कह देगा या तो आप आर्किटेक्ट बदल दीजिए, नहीं तो आप ये वास्तु वाले को बाय बाय कर दीजिए। ये होता है, ये मैंने देखा है। तो अब इसमें क्या है, साथ में मैं कैसे काम कर पाती हूँ, मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। मेरा काम करने का तरीका क्या है कि मैं जब लेआउट ले लिया, लेआउट पे हमने प्रॉपर तरीका वही है, हम डायरेक्शंस लेते हैं, प्रॉपर ग्रिडिंग करते हैं, उसका देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपने जो प्रेजेंट लेआउट अगर कोई बना लिया है तो, अदरवाइज़ तो ये होता है कि आपने लैंड ली, हम आपको बेसिक एक नॉलेज देंगे, उसके हिसाब से ही आप अपना नक्शा बनवाओ, ठीक है। फिर मेरे पास 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर हम उसमें बता देते हैं कि दिस इज़ मोर सुटेबल टू अस। उसके बाद आर्किटेक्ट मीटिंग होती है, मैं उससे समझती हूँ चीज़ें कि हम कहाँ कहाँ तक कितना छेड़ सकते हैं। तो हर चीज़ के होता क्या है, 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं। अब किचन की ही बात आप कर लो, किचन में आपकी साउथ ईस्ट में भी बना सकती हूँ, किचन में आपकी साउथ में भी बना सकती हूँ, मैं वेस्ट में भी बना सकती हूँ। तो जब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं तो मैं सिर्फ साउथ ईस्ट पे क्यों स्टक रहूँगी? क्या पता वो मेरे लिए प्रैक्टिकली मैं उसको वेस्ट में ले जाके अगर रख दूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए वहाँ पर बैलेंस हो रही हो और मेरा आर्किटेक्चर भी ना हिल रहा हो। पहली चीज़ तो ये। अब कोई नक्शा बन ही गया, अब वो कह रहा है कि हम इसमें चेंजेस कर नहीं सकते, अब आप इसमें मुझे बैलेंसिंग ही कर दो, ठीक है। तो उसमें बस मेरा मेजर चीज़ों पे फोकस होगा कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का जो डिग्रीज़ है, मेरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये मेरा तो कहीं हिट नहीं हो रहा है। इसमें मेरी कोई किचन और वॉशरूम तो नहीं आ रही है। अगर मेजर वास्तु दोष नहीं है तो मैं बाकी सब चीज़ें बैलेंस हम कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। तो मगर नॉर्थ ईस्ट पे अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, अगर वॉशरूम आ रहा है स्पेशली, वहाँ हम जाके रुक जाते हैं कि इसको आप बंद कर लो। साउथ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री आ रही है, साउथ वेस्ट की कोई एग्जिट भी है, क्योंकि साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ राहु, नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आपको मैक्सिमम पॉजिटिविटी आ रही है, अगर वहीं पर ही, इतना तो अब तक सभी को पता है कि जहाँ पर हमने पॉट लगा दिया उस एरिया के, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन विच इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिविटी आपकी वहाँ से आ रही है। जुपिटर की डायरेक्शन है, पूजा पाठ की डायरेक्शन है, तो जब वहाँ पर आप पॉट लगा देते हो या किचन एक फायर एलिमेंट ऐड कर देते हो तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको हम बैलेंस करें। अब यही किचन अगर मेरी नॉर्थ में भी आ जाती है तो हम बैलेंस करेंगे, मगर नॉर्थ ईस्ट में अगर होगी तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसको थोड़ा सा इधर उधर हम शिफ्ट कर लें, वो आर्किटेक्ट के साथ बैठ के हो जाता है, पहली चीज़। अब इसमें बाकी की चीज़ें आ जाती हैं, आपके कलर थेरेपी एंड ऑल, सारी ये सब चीज़ें हैं। मार्केट इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद बहुत इंटीरियर के साथ काम करते हैं। अप एंड डाउन्स के लेवल्स हम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है, दैट्स इट। मैम कुंडली भी देखते हो आप ओनर की, जैसे ओनर है तो उसको ये सूटेबल रहेगा? बिल्कुल। तो ये होता क्या है पीयूष, जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है, सबसे पहला स्टेप ही होता है, अगर मान लीजिए आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे अपना वास्तु कराना है, तो मैं सबसे पहले आपकी बर्थ चार्ट मंगाऊंगी। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कौन कौन सी डायरेक्शन सूट करेंगी। आप इस डायरेक्शन का घर देखो, इस डायरेक्शन का घर देखो, या ये वाला देख लो। ब्लाइंडली ये नहीं कहूँगी कि ईस्ट देख लो, नॉर्थ देख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पत्री में ही
आपका बुध नीच का है तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर तो कभी फलने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आपने सोशल मीडिया से ज्ञान लिया या कहीं से भी आपने किसी बेसिक नॉलेज आपको है, तो मैं तो ईस्ट फेसिंग ले लूँ, मैं नॉर्थ फेसिंग ले लूँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ले लूँ तो मुझे तो फल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पत्री में भी आपके ग्रहों की पोजीशन क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। अब ये साथ में आपका जो सेकंड स्टेप आ जाता है। देखो वास्तु के प्रिंसिपल्स तो काम कर ही रहे हैं, वास्तु के प्रिंसिपल्स सबके लिए। अब क्यों मैं सिर्फ वास्तु पे नहीं रही, क्यों मैं एस्ट्रो वास्तु की तरफ चली गई? एक ही बिल्डिंग है, मान लीजिए 3 फ्लोर पे 3 भाई रह रहे हैं, आप ही मान लीजिए आप तीनों ही रह रहे हो, तीनों को अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको अलग मिल रहे हैं, आपको अलग मिल रहे हैं, आपको अलग मिल रहे हैं, प्रिंसिपल्स तो तीनों के सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अलग चल रही है। आपका तो जुपिटर चल रहा है, आपका राहु चल रहा है, आपका सूर्य चल रहा है, तो तीनों की दशाएं अलग अलग चल रही हैं। तो जिसका जो नेगेटिव है, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मैंने इतने प्रैक्टिकल नॉलेज में देखा है, राहु की दशा में लोग साउथ वेस्ट की एंट्री में ही घुसते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितना भी मना कर लो, मगर वो उन्हें इतनी बुरी तरह से अट्रैक्ट करता है कि वो जाते ही हैं साउथ वेस्ट की तरफ। अब राहु की आपकी दशा चल रही है तो आपका वो नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव राहु है आपका। और जो सीट है, टॉयलेट सीट, दैट इज राहु। तो वो आपका जब वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा, आपका नॉर्थ ईस्ट का लगा हुआ टॉयलेट भी अगर है, ये भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है, 100% नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का आपका टॉयलेट है तो वो आपको लेके ही जा रहा बीमारी की तरफ। वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपकी वो दशा वैसी नहीं आएगी, कोई नेगेटिव दशा आपकी नहीं आएगी तो कि वो एक्टिवेट हो जाए, तब वो होता है, फिर वो आपके लिए बीमारियां लेके आता है। मैम वैसे जैसे आपने कहा कि ईस्ट फेसिंग जो मकान होता है वो भी सही नहीं है, डिपेंड करता है कि पत्री का या फिर कुंडली में क्या चल रहा है। लेकिन ईस्ट फेसिंग के लिए यूजुअली मैंने ये सुना है कि ईस्ट फेसिंग मतलब एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन है, ऐसा एवरग्रीन है, सन फेसिंग है, सूर्य उगने की डायरेक्शन है। मगर ऐसा तो नहीं है सूर्य डूबने वाली डायरेक्शन पे भी हम मुंह करके पूजा करते हैं। वेस्ट फेसिंग हम पूजा भी तो करते हैं। जितने आप मंदिरों में जाते हो, आपने देखा हो, कभी ध्यान दिया हो, जितनी भी मूर्तियां लगी होती हैं सब वेस्ट में लगी हुई होती हैं। आज तक नहीं किया तो अब ध्यान देना, कहीं किसी मंदिर में चले जाओ तो ना तो ईस्ट बुरा है, ना वेस्ट बुरा है, ना नॉर्थ बुरा है, ना साउथ बुरा है। आप पूरे इंडिया की बात कर लो, आप पूरी सिर्फ दिल्ली की बात कर लो, साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? ईस्ट दिल्ली क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा है? ईस्ट मानते हो आप इतना ज़्यादा, आज की डेट में भी आपका साउथ दिल्ली ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। तो डिपेंड आपको क्या सूट कर रहा है। कई ऐसे हैं, मैंने मोस्टली देखा है, जो बिल्डर्स हैं जो काम ही बिल्डिंग्स का करते हैं, उन्हें साउथ फेसिंग सूट करता है। क्यों? क्योंकि वो काम ही वो कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका मंगल स्ट्रांग है, तभी तो वो इस फील्ड में है। भाई वो आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका मंगल स्ट्रांग ना हो। मंगल स्ट्रांग हुआ तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ की डायरेक्शन हो गई। तो साउथ फेसिंग घर उनको सूट बहुत ज़्यादा करते हैं, साउथ फेसिंग ऑफिस उनको सूट बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बैठेंगे ही वहाँ, आप चाहे उन्हें ले जाके ईस्ट में बैठा दो, उनका काम खत्म है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा होता है वो सन आपकी राइज की डायरेक्शन है, बट आपकी पथरी और आपका काम ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कोई कमर्शियल स्पेस दिला रहे हो, कोई फैक्ट्री खुलवा रहे हो, कोई ऑफिस दिलवा रहे हो, तो उसके काम का भी साथ में ध्यान रख के ही आपको डायरेक्शन देनी है। साथ में उसकी पत्री में भी प्लैनेटरी पोजीशन देख के ही आपको डायरेक्शन देनी है। और जहाँ तक घर की बात है तो भाई आप उनका देख लो एक बार कि वो पोजीशन क्या है। अगर आपका ईस्ट नीच का है, जो कि मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं, नीच का आगे में हमने तो ईस्ट का सोच के लिया था। जब उनकी मैंने पत्री देखी, मैंने कहा आपने उस टाइम पत्री दिखाई थी तो नहीं दिखाई थी। मैंने कहा आपको तो सूर्य ही नीच का है, आपको ये घर क्यों सूट करेगा? बिल्कुल सूट नहीं करेगा। सेम नॉर्थ के साथ, सेम हर डायरेक्शन के साथ। हाँ, जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है वो होता है आपका साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन स्ट्रिक्टली मना होती हैं, जहाँ से सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको साउथ वेस्ट की एंट्री सूट करती है, वो भी कमर्शियल के लिए या ऑफिस के लिए कर सकती है, घर के लिए सूट नहीं करती है। अब कई बार क्या होता है, साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में आप बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी लगा लेते हो, या आपके एडिशनल डोर्स भी होते हैं, कई बार रूम के भी एग्जिट होते हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे घरों में आप कभी भी धन नहीं जोड़ पाते, पैसा जुड़ेगा ही नहीं। भले ही वो कितनी भी अच्छी नॉर्थ की एंट्री हो, N3 N4 की एंट्री हो, एक एग्जिट भी अगर साउथ वेस्ट की है तो यहाँ से आ रहा है और वहाँ से जा रहा है। अब इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो अब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, ये तो सबको ही पता है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो पूरा का पूरा जो धन का वो जो है वो लक्ष्मी जी को सब मानते ही हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं पैसे के लिए, अगर हम करते हैं, याद करते हैं तो लक्ष्मी जी को याद करते हैं। बट लक्ष्मी जी जो इतनी चलायमान है, वो रुकती नहीं है।
वो स्थिर नहीं रहती, वो चला आती भी हैं और जाती भी हैं। अब आती तो आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ लोन, इन टर्म्स ऑफ आप शॉपिंग कर ली, आपने कोई खर्चा कर लिया, आप घूमने फिरने चले गए या कुछ भी, वो किसी भी तरह से आपके पास से जा भी रही है, तो आ भी रही है और जा भी रही है। तो स्टेबल करने के लिए, अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि विष्णु जी की दूसरी पत्नी को भी मनाना ज़रूरी है। विष्णु जी की एक पत्नी लक्ष्मी जी और दूसरी एक लक्ष्मी देवी, दूसरी भूदेवी। भूदेवी क्या है? स्टेबिलिटी। अगर लक्ष्मी जी को स्टेबल करना है तो भूदेवी को भी एक्टिवेट करना होगा। वो कैसे है? प्रैक्टिकली अगर आप पूछो तो जो आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं, जो आपके पास पैसा आया, आपने किसी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया तो दैट इज स्टेबल मनी। वो मनी स्टेबल हो गई, वो मनी की स्टेबिलिटी है आपकी। सेम विद योर हाउस। अब इसमें भी आपकी स्टेबिलिटी का जोन कौन सा है? साउथ वेस्ट। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी नॉर्थ से N3 N4 की एंट्री से पैसा तो आ रहा है, आपने साउथ ईस्ट भी अपना बैलेंस किया हुआ है, मेरी लिक्विडिटी कैश की पूरी है, मगर फिर भी मेरे घर में पैसा नहीं रुक रहा। क्यों? साउथ वेस्ट की एग्जिट भी तो देख लो, स्टेबिलिटी तो आपने खोल रखी है। वो भूदेवी वाला जो पोर्शन है, जो स्टेबिलिटी वाला पोर्शन है, उसको भी तो बंद करो। उसको जब आप बंद करोगे और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि साउथ वेस्ट से वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, जहां लॉकर लगाते हैं, जो सेविंग्स का एरिया है, वहां जाके आप अपना लॉकर लगाओ, अलमारी लगाओ, देखो कैसा पैसा नहीं रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। एक तो आ रही है, साथ में आप अपना साउथ ईस्ट चेक कर लो, क्योंकि लिक्विडिटी तो वही है, लक्ष्मी जी का स्थान साउथ ईस्ट है। दूसरा स्टेबिलिटी जोन चेक करो, साउथ वेस्ट, वो साथ में चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हमारा साउथ ईस्ट तो बहुत अच्छा है, हमने तो साउथ ईस्ट में किचन बनाई है, एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स बनाई, कलर भी प्रॉपर लगाए हैं, N3 N4 की एंट्री है, बट फिर भी हमारे घर में पैसा नहीं रुकता। तो उनके साउथ वेस्ट में जब मैं ऐसे चार्ट देखती हूँ, हम लोगों को चार्ट देख के ही पता लग जाते हैं कि इनके वास्तु में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। दैट इज़ आवर नॉलेज। तो वो जब वो पता है कि साउथ वेस्ट में जो आपने इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ या आपकी जो एग्जिट बना रखी है, उनका क्या, तो वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ हमारा है। अभी मुंबई के क्लाइंट थी, तो कि हमने तो साउथ वेस्ट की एग्जिट भी है और विंडो भी है, तो मैंने कहा आप उनको ट्रीट कराओ, उन पे ज़रा हैवी कर्टन्स लगाओ, उनको बंद रखना शुरू करो, तब वो मनी स्टेबल रहना शुरू होगी। तो दिस इज़ द थिंग। ये भी बहुत कम लोगों को पता है, आज तक आपने भी शायद नहीं सुना होगा। तो वो भूदेवी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? लक्ष्मी जी को रोकने का काम कौन करेगी? भूदेवी। दूसरा, लक्ष्मी जी के साथ और किसकी पूजा करनी है? कुबेर जी की। वो कहते हैं कुबेर का खजाना कभी खाली नहीं होता। तो घर में एक कुबेर की स्थापना, एक श्रीयंत्र, 3 डायमेंशनल आपका श्रीयंत्र की स्थापना 3 डायमेंशनल होना चाहिए। उस पर आप रोज़ अगर सिंदूर चढ़ा रहे हो तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके घर के वास्तु में आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताती जो आप नहीं कर सकते या जिसके लिए आपको मेजर खर्चा करना पड़े। आप बहुत आराम से अपने घर का वास्तु बैलेंस कर सकते मैम, जब आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं, चलो नई साइट का तो समझ में आता है कि आप पहले ही गाइड कर दो कि ये चीज़ यहाँ बना लो। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं जो पहले ही ख़राब है चीज़ें वहाँ पर, तो आप वहाँ बैलेंस आउट कैसे करते हैं? क्या आपके पास, क्या आप रॉड्स यूज़ करते हैं या आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या आप कम्प्लीटली तोड़फोड़ करवाते हैं? क्या करते हैं आप? तोड़फोड़ हम बिल्कुल नहीं करते, कर ही नहीं सकते। और मेरा जो काम करने का तरीका वो मुझे अलाउ भी नहीं करता। एक जो इंसान आपको बुला रहा है वो पहले ही परेशान है, ठीक है, उसकी पॉकेट पे पहले ही प्रॉब्लम है, तब वो आपको बुला रहा है। अब ये बने बनाए घर में वही बुलाते हैं जो ऑलरेडी परेशान है। जो नया घर बना रहा है वो तो चलो उसको नॉलेज है कि मुझे नए घर में सबसे पहले कंसल्ट करना है वास्तु का, तो वो बुला लेगा। बट जो बने बनाए में बुला रहा है वो परेशान है, अब उसको वो पहले ही परेशान है, आपकी वो फीस ही मुश्किल से दे पा रहा है। अब आप जाने के बाद उसको दुनिया भर के खर्चे की तोड़ फोड़, देखो किचन पूरी तोड़नी है, करना है, आपने उसको लाखों के अंडर ले आया तो वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो नहीं करना है, तोड़ फोड़ तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दिल्ली जैसी जगह हो गई, फ्लैट्स हो गए, इनमें आप कैसे तोड़ फोड़ करोगे? तो बैलेंस आउट ही करते हैं। अब वो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? वो बैलेंसिंग हम जैसे आपका कोई कलर्स के थ्रू ही करेंगे डेफिनेटली। वो कलर बैलेंसिंग, मेरा अगर साउथ ईस्ट ही अगर वीक हो रहा है, मान लीजिए साउथ ईस्ट में मेरे किचन नहीं है, साउथ ईस्ट में मेरा वॉशरूम बना हुआ है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। साउथ ईस्ट का जो वॉशरूम है वो आपका पैसे का नुकसान देता ही देता है, ये क्लियर सी बात है। आपका मार्केट में पैसा फंसता ही फंसता है, लेडीज़ की हेल्थ पे प्रॉब्लम आती ही आती है। तो वो साउथ ईस्ट के वॉशरूम को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? मेरे को उसमें थोड़ा सा फायर एलिमेंट एक्टिवेट करना होगा। कैसे?
कुछ आप थोड़ा सा रेड, आपका कुछ आप कारपेट कर सकते हो, रेड फ्लावर्स एक्टिवेट कर सकते हो। आजकल मार्केट में एक आर्टिफिशियल फायर लैम्प्स आपके अवेलेबल हैं, वो ऐड करा सकते हो। तो वो एक थोड़ी सी फायर एक्टिव हो जाएगी, तो वाटर एलिमेंट वहाँ से वीक हो जाएगा। पॉट वहाँ लगा हुआ है, तो पॉट के चारों तरफ, आप साउथ ईस्ट का जोन है, हर जोन की अलग अलग मेटल होती है, तो कॉपर की हम स्ट्रिप डलवा देते हैं, जिससे कि वो जो उसकी नेगेटिविटी है उतने में ही रहे और हम उसको बैलेंस कर दे। दो एलिमेंट के बीच में अगर आप कोई पत्ती डालते हो तो वो उसको ब्रेक करने के लिए, उसकी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए डालते हो। पत्ती हमेशा, या आप कोई भी टेप डाल रहे हो, हमेशा चारों तरफ डाली जाती है, तीन तरफ नहीं डाली जाती है। ये भी अधूरा ज्ञान है। हम अगर तीन जगह चल रही है तो फिर वो काम नहीं कर रहा? नहीं, क्योंकि आपका बैक साइड तो आपने ओपन ही छोड़ दिया, पूरा का पूरा चारों। अभी आप किसी चीज़ को अगर ब्लॉक करना चाहते हो तो आप कैसे ब्लॉक करोगे? आपने मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मुझे चारों तरफ से उसको ब्लॉक करना है, तो क्या तीन तरफ से ब्लॉक करके काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, आपको चारों तरफ से ब्लॉक करना पड़ेगा। एक तरफ तो दीवार ही है। नहीं, तो दीवार तो है, बिल्कुल है, मैंने बिल्कुल मान लिया, बट वो दीवार भी तो किसी चीज़ की दीवार आपकी होगी ही ना। तो वो दीवार आपके, या तो आप उसके आगे आपका दूसरा घर आ रहा हो, या आपके ही घर की वो दीवार है और उसके आगे ही आपका कोई बेडरूम आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है। आपके अगर पॉट की आपको एनर्जीज ब्लॉक करनी है तो वो चारों तरफ से ही ब्लॉक करनी पड़ रही है। क्यों? दीवार भी आ जाए तो भी वो आपको करना ही है। तो मैम जैसे आपने बोला कि रेड फ्लावर्स आप रखवा देते हैं, तो मतलब फ्लावर से भी इफेक्ट पड़ जाता है, फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है? और जो लोग वॉशरूम में रैंडमली ऐसे ही कोई भी फ्लावर रख रहे हैं, येलो या ब्लू फ्लावर या कुछ भी रेड फ्लावर बिना कुछ देखे, तो वो उनके लिए मतलब उनके इफेक्ट कर रहा है उनको? बिल्कुल। अब ये क्या होता है, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, फ्रेग्रेंस। वॉशरूम, अगर आपके वॉशरूम को आप पॉजिटिव रखना चाहते हो, मान लीजिए आपकी राहु की दशा चल रही है, तो मेरा सबसे पहला जो जवाब होता है लोगों को कि अपने वॉशरूम्स बिल्कुल क्लीन रखो। क्योंकि जब ये राहु की दशा, मैंने बोला ना, आती है तो आपके वॉशरूम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट आपका वहीं से ही आना शुरू होता है। तो वॉशरूम्स क्लीन रखो, जितना हो सके उतने खुशबूदार रखो। आप जितने भी आप वो खुशबू लगा रहे हो, एक की जगह दो लगाओ। आपके वॉशरूम में घुसो तो एक वो पॉजिटिविटी आपको फील होनी चाहिए। वो नेगेटिविटी तो तभी ब्लॉक होगी ना जब आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। एक उस जोन से पर्टिकुलर कोई लाइट आपने लगा दी, एक इंटीरियर। अब मैंने फ्लावर्स पे ही क्यों बात की, क्योंकि मैं तो इंटीरियर वास्तु पे बात करती हूँ। ब्यूटिफिकेशन इज़ मस्ट फॉर मी। तो आपका वॉशरूम भी, अगर मैं एंटर हो रही हूँ मेरे वॉशरूम में, तो वॉशरूम उतना सुंदर दिखना चाहिए मुझे कि देखते ही दिल खुश हो जाए कि हाँ। अब बेडरूम है तो वो इतना अच्छा होना चाहिए। लोगों का क्या है, बेडरूम में जाके सोना ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरे दिन के थके हुए आते हो, वो बेडरूम की वाइब्स आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। वो सुंदर दिखेगा तो आपका मन करेगा कि हाँ मुझे एक थोड़ी शांति मिली अपने घर में आके। अब वो जितना क्लटर्ड मिलेगा, आप सोचोगे यार मैं तो अभी बाहर से तो इतना सब करके आया और ये देखो घर की भी क्या हालत है, आपका दिमाग और ख़राब हो जाएगा। तो वो घर में, अब इसके लिए आप कहो तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ ही बताती हूँ, है ना। अब ये जो हमारी बॉडी है, एक ये हमारी बॉडी जो ये हमारा शरीर है, पंच तत्व से ही बना है, तो सब जानते हैं पंच तत्व से बना, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये पांच तत्व अगर हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं होते तो हम बीमार होते हैं। सेम आपके घर के साथ, आपका घर भी एक आपकी एक एक्सटेंडेड बॉडी है। इस चीज़ को समझो, एक्सटेंडेड बॉडी है, वो भी पांच तत्वों पे ही काम कर रही है। पांच तत्व वहाँ भी डिसबैलेंस होते हैं तो वो घर भी बीमार होता है और उस घर में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जिस दिन आप उन्हें बैलेंस कर लोगे तो वो घर बीमार नहीं होगा। सेम हमारा जो सेंस जो करते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, होते हैं, आपको ही पता है, सबने पढ़े हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आपके कान हैं, अब इसी से सुन लेते हैं। लोग कहते हैं मुझे अपने घर में अगर पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए सबसे सिंपल से उपाय मैं आपको देने वाली हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन्स को समझ लो अपनी बॉडी में। आपके कान हैं, आपके कान क्या सुनना पसंद करते हैं? क्या लड़ाई झगड़ा सुनना पसंद करते हैं? कोई लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? नहीं, कुछ सूदिंग सा म्यूजिक या घर में मंत्र, आपके कुछ सूदिंग से मंत्र आपने चला दिए, कुछ सूदिंग सा म्यूजिक आपने चला दिया, तो घर की एनर्जी अपने आप शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ। दूसरा आपका क्या आ गया, आपकी आइज़। मेरी आइज़ क्या देखना चाहती हैं? अगर मुझे, आप जाते हो घूमने फिरने, आप गए हिल स्टेशन पे गए, ग्रीनरी दिखती है, मुझे पहाड़ दिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है, आंखों को मिलता है, तो वो आपके घर का ब्यूटिफिकेशन। घर में थोड़ी सी ग्रीनरी एडअप करो, थोड़ा सा घर को ब्यूटीफाई रखो, घर को साफ सुथरा रखो। क्लटर रखोगे तो वैसे ही राहु एक्टिवेट हो जाएगा। सुंदर रखोगे तो वो आपकी आंखों को भी सुंदर लगेगा और आपके घर का वास्तु भी बैलेंस हो जाएगा। तीसरा, आपकी नोज़।
ठीक है। अब नोज़ की अगर हम बात करें तो नोज़ क्या चाहती है, कोई बदबू आती है तो हमें तुरंत पता है ये तो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छी सी खुशबू आती है तो हमारा मन खुश हो जाता है कि बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो घर में एक पॉजिटिव स्मेल, एक पॉजिटिव फ्रेग्रेंस, कुछ भी नहीं तो कपूर जला के रखो, करके देखो, आपको इन चीज़ों के बेनिफिट्स पता चलेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाती है आपका मुँह, ठीक है। अब टंग की बात कर लें, आप घर में जैसी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि आप यूनिवर्स में जैसी चीज़ें भेजोगे वैसी ही वापस आएंगी। आप घर में अगर रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, चिक चिकबाजी होगी, तो घर में नेगेटिविटी तो अपने आप ही आएगी। करके देखो ये भी कि थोड़ा सा आप घर में एक चिल माहौल रहे, आप हंसी खुशी रहो, वो मुंह से अपने आप गलत चीज़ें नहीं बोलो आप। इसके बाद आ जाता है आपका ये स्किन, बॉडी, आप जो फील करते हो वो क्या है, घर का वेंटिलेशन और घर का आपका जो क्या कहते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी तब मेंटेन होगी जब घर का वेंटिलेशन स्ट्रांग होगा। एक पॉजिटिविटी भी तब मेंटेन हो जाती है कि जब मेरे को प्रॉपर एक एयर आ रही है, प्रॉपर एक सनलाइट घर में आ रही है। सारे खिड़की दरवाजे तो हमने पैक कर दिए, कहीं से मेरे लिजर्ट आएगी, कहीं से मेरे इंसेक्ट्स आएंगे, कहीं मुझे एसी लगानी, एसी तो लगा रखा है, मैं विंडोज़ की क्या ज़रूरत है। ये सोच है आज के टाइम पे। तो जब ये चीज़ें करोगे तो जब आपकी बॉडी ऑर्गन्स ये झेल नहीं सकते तो आपका घर कैसे झेलेगा, और घर को परेशानी होगी तो बॉडी ऑर्गन्स को तो अपने आप परेशानी होगी और आपको भी वो चीज़ों से परेशानी होगी। तो पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए घर में साफ़ सुथरा, आपके किचन टॉयलेट्स, वो कहते हैं किसी का आपको लिविंग स्टैंडर्ड देखना है ना, उसके किचन और टॉयलेट देख लो, बस वो काफ़ी है। तो वो साफ़ रहेंगे तो घर में पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। घर क्लटर रहेगा तो घर में राहु को आप एक्टिवेट कर रहे हो, और घर में राहु को कोई एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है। आपने मंदिरों में हमेशा देखा होगा, मंदिरों में कभी फ्लैट छत नहीं होती है, वो डॉम टाइप में बना होता है। क्यों बना होता है, पता है इसके पीछे कोई लॉजिक? वो इसलिए होता है, जो फ्लैट छत होती है दैट इज़ राहु। आपकी छत के ऊपर, अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर किसी का भी है, अगर आपकी छत के ऊपर कोई क्लटर पड़ा हुआ है तो वो समझ लो आपने राहु की एक्टिवेशन खुद कर रखी है। अपनी छत के ऊपर से वो कूड़ा हटा दीजिए, आपका राहु एक्टिव नहीं होगा। तो वो छत, मंदिरों में कभी भी राहु को स्थान नहीं दिया जाता, तो उनकी छत हमेशा ये होती है, तो फ्लैट छत नहीं दी जाती। पहाड़ों में तो घर भी ऐसे होते बिल्कुल, वो बहुत अच्छे होते यूरोप के घरों में भी सारे घर ऐसे ही हैं। वो तो पर स्नो के लिए करते हैं ना, कि स्नो वो तो प्रैक्टिकली वहाँ के हिसाब से कि वो स्नो फिसल जाए। बट मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई कि राहु को घर में कोई नहीं रखना चाहता। हम अक्सर छतों पे रखते हैं, बहुत ट्रैश पड़ा होता है छतों पे, हम हटवाते हैं, स्पेशली मैं तो हटवाती हूँ कि प्लीज़ ये आप कोशिश ये करो। घरों में मैं जितने भी नए लेआउट बनवा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, जो मेरे साथ जुड़े हुए दिल्ली के काफ़ी नामी हैं। तो मैंने उनकी वाइफ ने मुझे बहुत प्रेशर किया कि हमें स्टोर चाहिए। मैंने, आप कुछ भी कर लो, 4-4 घंटे की मीटिंग चली है, मैंने कहा मैं आपको स्टोर नहीं बनाने दूंगी। क्यों? आप स्टोर बनाओगी, कल को आप उसी में ले जाके आपका सारा का सामान, ये मेरा वेस्ट है स्टोर में डाल दो, ये मेरा एक्स्ट्रा है स्टोर में डाल दो, तो वो क्लटर हो जाता है। तो वो जहाँ वो क्लटर होगा घर में इकट्ठा, तो आपने राहु को तो अपने आप ही जगह दे दी। मेरे घर में कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कोई भी चीज़ होती है, जो भी बचा मैं साथ के साथ दे देती हूँ, चाहे वो आप मेरे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, बट वो मैं रखूँगी, कुछ टाइम बाद वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके आसपास गंदगी जमा होगी और वो राहु का वो फॉर्म ले लेगा, क्लटर हो जाएगा, राहु का फॉर्म लेगा, मेरे लिए नेगेटिविटी आ जाएगी। तो उस चीज़ को इकट्ठा करने से बेटर ये होता है कि आप किसी नीडी को दे दो, जो कोई ज़रूरतमंद है उसको दे दो, उसके काम आ जाएगा। आप तो इतने समर्थ हो, आप फिर खरीद लोगे, वो तो वैसे भी वेस्ट होने वाली है। आज आपने कंस्ट्रक्शन कराई, वो आपको 6-8 महीने तो साल भर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और जब तक ज़रूरत पड़ेगी वो वेस्ट हो चुकी होगी। लोग रखते हैं सहेज के कि नहीं ये भी रखना है, मुझे बंद फ़ोन भी रखने हैं, मुझे बंद घड़ियाँ भी रखनी है। एक लालच ही नहीं ख़त्म होता। क्यों? किस चीज़ का लालच है? या तो आप उनको ठीक करा लो, बंद करके रख लिए तो आपको तो पता ही नहीं किस फॉर्म में आपका राहु एक्टिवेट हो रहा है। मैम अच्छा एक चीज़ बताओ, सिंस आप खुद एक वास्तु कंसल्टेंट हो और आपका घर आई एम श्योर वास्तु के हिसाब से ही बना होगा, तो जो आप अपने घर में करते हो वही आप रेफर करते हो आगे, या अपने घर के लिए कुछ अलग रखा हुआ है अपने? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी, मेरा वास्तु भी पूरी तरह से वास्तु कंप्लाइंट मेरा घर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मेरा अपना एस्ट्रो चार्ट कहाँ जाएगा। थोड़ी बहुत फ्लॉज तो हमारे एस्ट्रो चार्ट में भी है ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो कुछ चीज़ें, कुछ फ्लॉज जो थोड़े बहुत हैं वो मुझे मेरे घर में देखने को मिलते हैं। हाँ, हालांकि मेरा घर बहुत अच्छा, मैंने एक स्क्वायर फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है दिल्ली में, मैंने ढूंढ के लिया, बट उसमें भी 1-2 फ्लॉज हैं। वो ऐसा कोई भी घर नहीं है, कोई ऐसा फ्लैट नहीं है
आप दिल्ली में क्या, मैं इंटरनेशनली भी काम करती हूँ, मैं हर सिटी में हर स्टेट में काम कर रही हूँ, मगर कोई भी फ्लैट या कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो बना हुआ हो और आपको उसमें 100% वास्तु मिल जाए। हम जो प्लान करके बनवाते हैं उसमें भी 100% नहीं कर पाते शुभम, तो 100% नहीं है, उसमें भी हमें थोड़े बहुत उसको बैलेंस करके ही साथ में चलना पड़ता है। तो आप क्लाइंट को बोलते हैं कि ये 100% वास्तु में हुआ बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल बोलते हैं। कई बार हमें आर्किटेक्ट्स रोकते हैं, आर्किटेक्ट्स का काम है, वो बोलते हैं कि मैम आप ना बोल देना, फिर वो परेशान करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरा नाम साथ में जाएगा, एंड आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन। मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ, यहाँ बोल रही हूँ या मैं क्लाइंट को बोलती हूँ, वो आप कोई नहीं देख रहा, मगर मैं कह रही हूँ ना, मैं भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, वो तो हर जगह मुझे देख रहे हैं ना। आज वो मेरे साथ हैं, कल मैं गलत चीज़ें करने लगूंगी, वो भी मेरा हाथ छोड़ देंगे। तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती, मैं क्लाइंट को बता देती हूँ। मैंने आप बता दो ना, फिर क्लाइंट की मर्जी है वो क्या चाहते हैं कि इसमें वास्तु के ये डिफेक्ट हैं, अगर आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो आपको डिफेक्ट के साथ ही मिलेगा। अगर आपको आप चाहते हो कि थोड़े कम हो जाए तो हम इसमें थोड़े बहुत ये चेंजेस कर सकते पर ऐसे देखा जाए 100% सोल्यूशन तो किसी चीज का है नहीं है। कुछ ना कुछ तो फॉल्ट निकल कुछ जाएगा, ना कुछ हेल्थ इश्यूज तो हो आपको जाएगा। भी आते ही होंगे, बिल्कुल है आते ना, हैं, तो बिल्कुल वो उसको तो कोई एस्केपिज्म ही नहीं है। लोग क्या लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इन चीज़ों को लेकर कि अगर हम चलो ये चीज़ कर लें तो पैसा आएगा ही आएगा और बहुत सारा पैसा आएगा, और कर्म पे ध्यान नहीं दे पाते उतना। तो हम भी अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ अब से प्रमोट करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी रील्स कट होके ऐसे चली जाती हैं कि लोगों को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से या कहीं भी ये सब एक हवाई बातें कर रहे हैं, या वो कर्म पे बेसिकली वो अपना फोकस नहीं डाल रहे, वो वास्तु पे या अपनी चीज़ें ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा पर्पज़ यही था कि कोई भी एस्केपिज्म है नहीं, जो आपको भोगना है वो आप कैसे भी करके चीज़ें जो आपकी है वो होंगी। डीले हो सकता है कि अभी इस साल नहीं होगा, 6 साल बाद हो जाएगा, बट होगा जरूर। अब इसमें क्या है ना कि कर्म, सबसे पहले तो कर्म, जो आपने बोला बहुत अच्छी बात है, बिना कर्म करे तो कुछ भी नहीं होगा। साल भी 8 नंबर है, लोग बहुत सारे डरे बैठे हैं इस साल, तो वैसे भी है ना, शनि का साल है, तो वो कर्म प्रधान है, ठीक है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, सीधी सी बात है, तो कर्म तो करना ही करना है। अब कर्म करोगे तो उसके साथ आपके डेस्टिनी भी साथ चलती है ना, तो कर्म तो कर रहा है एक रिक्शा चलाने वाला भी, ठीक है, हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, मगर उसकी भाग्य क्यों नहीं है इस बराबर की, वो आपका एक वो भी एक एसी केबिन में बैठा होता, ठीक है, नहीं है। तो वो कर्म कर रहा है मगर उसका भाग्य है वैसा ही है, वो उसका वो भोगना लिखा हुआ है, वो चीज़ वो कर रहा है, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहा है। डेस्टिनी कर्म ये आपके साथ साथ चलते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, तो आपको वो चीज़ें तो ध्यान रखनी ही रखनी है। साथ ही जो फिर आप आगे की चीज़ें जो आप कर रहे हो वो तो मतलब आप बच नहीं सकते, कुछ जो चीज़ें होनी है। हम बीइंग एस्ट्रोलॉजर, अब मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी पे बात करना चाहूँगी। मैं जब लोगों की पत्री देखती हूँ तो मैं क्लियरली उनको देखती हूँ, पत्री आपकी जब सामने खुल जाती है तो आपकी पूरी जीवन आपका सामने खुल जाता है किसी के। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जिन्हें पत्रियाँ दिखाने का इतना शौक है, जगह 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 पत्रियाँ दिखाओ मत, वो भी सबसे ज़्यादा गलत है। आप किसी एक को मानते हो, आप उन्हीं के पास जाओ, आप नहीं, आपका 1 से 2 हो सकता है, बट क्या होगा, जैसे मैं भी किसी कहीं, अब मेरी अपनी पर्सनल भी लाइफ है, मैं कहीं किसी पार्टी में गई, मैम ज़रा देख के बता दो, हर एक चीज़ का एक समय होता है, एक ऑरा होता है, ये नहीं कि आप कहीं भी बैठ के पत्री देखने लगो और दिखाने लगो। सेम वास्तु के साथ भी, मैं जब पर्सनली जाती हूँ तो मैं वास्तु को साथ में क्लब नहीं करती, मैं घूमने जा रही हूँ तो मैं घूमने जा रही हूँ। हाँ, अगर मैं वास्तु के लिए जा रही हूँ तो मैं घूमने नहीं जाती, चाहे मेरे कितने रिलेटिव्स या मेरे कितने जानने वाले वहाँ रहते हो, मैं उनको बताती भी नहीं हूँ कि आई एम इन द टाउन, ठीक है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी है। तो हर एक के साथ बैठ के मेरे बहुत हैं ऐसे, आप ये देखते हो, ज़रा मेरा हाथ देख के बताना, ये नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। पत्री भी लेने के बाद हम उसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं। आज जैसे भी आपने मुझे अपना चार्ट दिया, मैम ज़रा देख के बता देना, नहीं, आप उस पत्री में कम से कम तो 10 मिनट दो। एक आपके ऊपर इतना बिलीव करके आया है, आप कम से कम 10 मिनट तो दे दो उस पर, पहले खुद तो स्टडी कर लो, तब सामने वाले को बताओ, कहीं आपकी तरफ से कोई गलत चीज़ डिलीवर ना हो जाए, उसकी तो पूरी लाइफ हिल जाएगी। सेम वास्तु के साथ है, वास्तु में भी बहुत लोग अधूरी नॉलेज के साथ वास्तु का काम कर रहे हैं, कुछ असिस्टेंट जा रहे हैं साइट पे विजिट करने के लिए। मैम अच्छा, ये भी परखना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा वास्तु एक्सपर्ट अधूरी नॉलेज दे रहा है या फिर ये सही है या गलत है, और ऑडियंस को ये आम भी नहीं आदमी पता को तो लगा, पता ही आम आदमी को नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा। तो ये आप इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है, एटलीस्ट आप एक्सपीरियंस देख लो, उनके रिव्यूज़ देख लो, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम कभी भी, हमारी आदत ही नहीं है हम क्लाइंट को बोले रिव्यू डालो, वो अपने आप जो डाल देते हैं,
कई हैं जो बाहर से भी डालते हैं, हमारे पता नहीं कितने रिव्यूज़ डालोगे, मुझे भी नहीं मालूम, मगर हाँ जो हैं वो जेन्युइन होते हैं। तो रिव्यूज़ देखो, एक्सपीरियंस देखो। आप ऐसा मत कर लेना, कई बार पैसा बचाने के लिए आप कहते हो यार क्या इतना पैसा लगाना है, वास्तु जैसी चीज़ में इतना पैसा क्या लगाना है, सोच ऐसी है। तो आप क्या करते हो, 4-5 हज़ार के लिए मैं भाई 4-5 हज़ार में बुला लेता हूँ, मैं इसको बुला लूँगा, ये कर जाएगा, मेरा तो वास्तु हो जाएगा। बट आपने ये नहीं सोच रहे हो कि वो 4-5 हज़ार पे आपने अपना पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी। अब वो आधी अधूरी नॉलेज के साथ आपके पास आए, आपका वास्तु किया और वो किया कुछ नहीं और बिगाड़ के चले गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो असिस्टेंट से काम मत कराओ, प्लीज़ मत कराओ मैम। लेकिन ये तो हो ही रहा है, क्योंकि हर एक वास्तु एक्सपर्ट के अंडर लोग काम करने वाले वो चले जाते हैं। हमारे अंडर कोई काम करने वाला नहीं है। आप खुद ही जाती हो? मैं खुद जाती हूँ हर साइट पे। अच्छा मैम, ऐसा होता होगा कि पहले विजिट पे आप चले गए, फिर आपने असिस्टेंट भेज दिया, क्योंकि ऐसा ही होता है। ऐसा वो हो सकता है। देखो क्या है कि हम लोग के जो कोई जैसे पूरी साइट होती है तो उसमें मेरे मल्टीपल विजिट्स होते हैं। नॉर्मली एक बार मैं गई, मेरे पास पूरे लेआउट्स आ गए, हम पूरे साल का सपोर्ट देते हैं उस क्लाइंट को, तो वो सारी चीज़ें मेरे तक आती हैं। मेरे से बिना पूछे कोई भी चीज़ किसी क्लाइंट को एक मैसेज भी नहीं जाता। आप बात तो विजिट की तो करना ही दूर है। हाँ, कहीं सिर्फ डायरेक्शंस लेने जाना है तो मेरा असिस्टेंट ज़रूर चले जाएंगे, बट जो मेरे को कांटेक्ट कर रहा है तो मेरे 17 साल की नॉलेज लेना चाहता है, ना कि मेरे असिस्टेंट की नॉलेज लेना चाहता है, जिसको मैंने सिर्फ अभी 5-6 महीने पहले ही सिखाया होगा। तो नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। ऑल राइट मैम, बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके एंड इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं ऑडियंस से कहूँगा कि अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सही लोगों तक सही नॉलेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और अपना ध्यान रखिए, अपने काम पे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, मेहनत करिए और साथ ही साथ इस सपोर्टिंग साइंस की भी हेल्प लीजिए ताकि आपके घर और आपका ऑफिस अच्छे से मेंटेन रहे। और अगर आपको लगता है मैम आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं तो मैम से को कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैम का इंस्टाग्राम भी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा था, आप मैम को फॉलो कर सकते हैं और आप इनसे टच में हो सकते हैं। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस मैं थैंक यू ही कहना चाहूँगी आप तीनों का कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने व्यूअर्स तक ये चीज़ें पहुँचा पा रही हूँ, शायद एक सही राय दे पा रही हूँ, एक सही प्लेटफॉर्म से लोग सही तरह से कनेक्ट कर पाएँ। मैं फिर भी एक ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, मगर प्लीज़ एक बार थोड़ा सोच समझ के किसी कंसल्टेंट की राय लेके, क्योंकि अगर आप एक किसी बीमारी के लिए भी किसी डॉक्टर के पास ही जाते हो, किसी मेडिकल स्टोर वाले से लेके आप दवाई नहीं ले लेते हो, तो वो एक डॉक्टर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी कंसल्टेंट आप हायर करो ज़रूर, आप पढ़ लो, हेल्प ज़रूर ले लो, छोटी छोटी राय अगर आप लेना चाहते हो सोशल मीडिया से ज़रूर लो, मगर अगर पूरा आप काम करवाना चाहते हो कि और अपनी पत्री आपको प्रॉपरली दिखानी है या कंसल्टेंट करना है तो वो एक आपका प्रॉपर कंसल्टेंट होना चाहिए। दूसरा, जो लेडीज़ जो घर में बैठी हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम आपका इस चीज़ पे लूँगी, क्योंकि मैं ये सबको मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप घर में बैठ के ये चीज़ें अगर मैं कर सकती हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने स्टार्ट किया था, आज मेरे बच्चे मुझसे बड़े हैं, मगर अगर मैं उन बच्चों के साथ स्टार्ट कर सकती हूँ, मेरी सारी पढ़ाई मैंने आफ्टर मैरिज की बच्चों के साथ की, मेरा चाहे इंटीरियर हो, आर्किटेक्चर हो, वास्तु हो, एस्ट्रो हो, सब कुछ मैंने पढ़ा भी और आज मैं काम भी कर रही हूँ। तो मैं बहुत सारी लेडीज़ जो मेरे को सुनने में आता है यार हम ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, मतलब सब कुछ मिल रहा है, वो सॉरी शायद थोड़ा बुरा भी लगे, लोग किटी पार्टीज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए, हर चीज़ के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, थोड़ा सा टाइम खुद को ग्रूम करने का, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ो जो आपको पसंद हो। मैं नहीं कह रही हूँ ये मेरी फील्ड है, ये मुझे पसंद है, जिसको पसंद आएगी, जिसका नॉलेज बनेगा वो उसी फील्ड में एंटर होगा। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है, किसी के अंदर खाना बनाने का गुण है, तो किसी के अंदर कोई कला का गुण है, किसी के अंदर कुछ गुण है, उसको एक बार पहचानो और उसको जगाओ। वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे एक लेडी को एक्टिव रखने के लिए और उसको हर तरह की बीमारी, हर परेशानी से बचाने के लिए। आप घर बैठे बैठे ये सोचो कि मुझे सब चीज़ें घर में बैठे बैठे मिल रही हैं और मैं लाइफ को एंजॉय करूं, नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है, उस चीज़ को अपने अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है। वाह भाई, क्या बात कह दी मैम आपने। इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और चलो भाई, इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना और हमको सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, बाय बाय।